हेलो क्लास, वेलकम। होप आपने अपनी छुट्टियां बड़े अच्छे से एंजॉय करी हैं। बट अब पढ़ाई की बारी आ गई है, तो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, न्यू किंग्स एंड किंगडम। ओके, इसमें हम नए साम्राज्यों के बारे में, राजाओं के बारे में, इन सब लोगों की चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। ठीक है। Many new dynasties emerged after the 7th century. Map 1 shows some major ruling dynasty in different part of the subcontinent between the 7th and 12th century. बहुत सारी डायनेस्टी आई है। 7th सेंचुरी से हम ये पढ़ रहे हैं। 7th सेंचुरी से बहुत सारी डायनेस्टीज हैं जो देश में उजागर हुई और उन्होंने अलग अलग जगहों पर अलग अलग राज्य किया। जैसे कि पालास, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ये है पालास, ठीक है, ये है राष्ट्रकूटास, ठीक है, ये है चमनास। ये अलग अलग टाइप के राजा है, चंडेलास, परमार, है ना। इस तरह से अलग अलग छेड़ास, छोड़ास, पांड्यास, ये अलग अलग राजा हैं, राज्य, इन राजाओं के साम्राज्य हैं, इन लोगों के साम्राज्य हैं। ठीक है। अब हम समझते हैं ये न्यू डायनेस्टी। अच्छा, यहाँ पे हम न्यू डायनेस्टीज क्यों बोल रहे हैं? देखो, सबसे पहले जिस तरह से पास्ट होता है हमारा, इंडियन पास्ट को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक एंशियंट, एक मेडिवल और एक अपना मॉडर्न इंडियन पार्ट। अभी मॉडर्न इंडियन पार्ट हमें नहीं पढ़ना है, वो आपको 9th 10th में पढ़ना मिलेगा, 10th में इनफैक्ट। और मेडिवल तो और बड़ी क्लासेस में, लेकिन अभी मेडिवल भी पढ़ेंगे हम, मुगल वगैरह के बारे में अगली क्लासेस में। ठीक है। लेकिन अभी इस टाइम पे जो पढ़ रहे हैं हम, ये एंशियंट पास्ट है। जो अभी ये जो 700 वाला पढ़ रहे हैं, एंशियंट पास्ट के अंदर आ जाता है। एंशियंट पास्ट में अकेले एक ही तरह के पहले बड़े बड़े साम्राज्य थे, जैसे कि गुप्ता साम्राज्य था, या मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के नाटक आपने देखे होंगे, है ना। अशोका वगैरह, ये सारे बड़े बड़े राजा थे जिन्होंने एक तरह से पूरे इंडिया पे अपना साम्राज्य बना रखा था। ठीक है। लेकिन उनके इन साम्राज्यों के खत्म होने के बाद, इन एम्पायर्स के खत्म होने के बाद नए राजा आने लगे, नए डायनेस्टीज आने लगी। जैसे कि अभी हमने देखा चोड़ा, छेड़ा, पांड्यास, परमार, चमनाज, ये अपने क्या है, पालास, ये अलग अलग टाइप के डायनेस्टीज आने लगी, अलग अलग डायनेस्टीज आने लगी। अब हम पढ़ेंगे कि ये डायनेस्टीज अलग अलग राजे महाराजे, ये राजघराने, अलग अलग राजघराने कैसे आ गए। ठीक है। ये नए नए राजघराने कहाँ से आ गए। ठीक है। तो जो हमारा 600 BC तक चलता है, वो चलता है 600 CE तक चलता है, वो चलता है अपना ये एंशियंट इंडिया चलता है। उसके बाद अब ये जो स्टार्ट हो रहा है, ये मेडिवल चलता है। इसके आगे जो आपको पूरा मेडिवल लगेगा वो है मुगल डायनेस्टी, ये सारी वो आपको पूरी वो मेडिवल में लगेगी। और फिर अपना मॉडर्न इंडिया में क्या आता है? अपना मॉडर्न इंडिया में आता है ये इंडिया का नेशनल फ्रीडम का स्ट्रगल, ये सारी चीजें। ठीक है। तो अभी ये हम बीच में मेडिवल को देख रहे हैं। By the 7th century, there were big landlords or the warrior chief in different regions of the subcontinent. Existing king often acknowledged them as their subordinate or samantas. देखो, जो क्या होता था पुराने टाइम में, अगर आप अभी कोई नाटक वाटक देखते हो तो उसमें ये पुराने राजे महाराजाओं पे आधारित, तो उसमें आप देखते हो कि जो राजा होता है वो बोलता है कि चलो मैंने तुम्हें 10 गांव उसमें दे दिए, इनाम में 10 गांव दे दिए, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ऐसा करता है ना, लैंड दे देता है वो इनाम में, या फिर पेमेंट के रूप में भी वो इनाम ही दे देता है, पेमेंट के रूप में भी वो लैंड ही दे देता है कि ये वाला लैंड चलो तुम्हारे नाम हुआ। ठीक है। तो इस तरह से क्या होने लग गया कि लोगों के पास लैंड इकट्ठे होते चले गए, जो दूसरे लोग थे उनके पास लैंड इकट्ठे होते चले गए, राजा के पास लैंड कम होता चला गया। तो राजा की जो पावर है वो घटती चली गई, क्योंकि राजा तो बांटता चला गया, और दूसरे लोगों के पास जो दूसरे पावरफुल, एक दूसरी पावरफुल क्लास बनती गई, जो लैंडलॉर्ड्स थे, उनके पास और लैंड आता गया, उनके पास लैंड इकट्ठा होता रहा। तो इस तरह से वो पावरफुल बनने लग गए। ठीक है। तो इस तरह से जो राजा हुआ करता था, ऑब्वियस है वो पूरी जगह पर खुद से कंट्रोल नहीं कर सकता था, क्योंकि पूरी जगह जो है, इतना बड़ा देश है हमारा, और उस टाइम कोई ट्रैवल का भी इतना ज्यादा, कम्युनिकेशन का भी कुछ हुआ नहीं करता था इतना ज्यादा, है ना। तो कंट्रोल करना काफी डिफिकल्ट होता था। तो वो अपने जो उसके जो ट्रस्टवर्दी लोग हैं, उन लोगों को जगह जगह पर छोड़ दिया करता था,
था चीफ बनाकर कि ठीक है ये मेरे अंडर काम करता है, लेकिन मेरा चीफ है, ठीक है। तो वो लोग वहाँ उस जगह का ध्यान रखा करते थे, जिस जगह पर भी उनको छोड़ दिया जाता था, उनको ये बोल रहे हैं समंता, ठीक है। तो हु वर द समंता, ये लिख दोगे आप। दे वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट फॉर देयर किंग एंड ओवरलॉर्ड। जो ये समंतास थे, इनका क्या काम था, इसके बदले इनका काम ये था कि ये किंग को गिफ्ट देंगे, बी प्रेजेंट एट देयर कोर्ट एंड प्रोवाइड देम विद मिलिट्री सपोर्ट, और जो किंग है उसको मिलिट्री सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे। एज समंता गेन पावर एंड वेल्थ, दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ टू बी महासमंता, महामंडलेश्वरा एंड सो ऑन। जैसे जैसे इनके पास और पावर आती गई तो अपने ऊपर ये टाइटल देने लग गए, जैसे महाराज टाइप टाइटल नहीं होते कि राजा हो गया, राजा हूं मैं, तो ऐसे ही समंता, उसका समंता हूं मैं, तो महासमंता, ठीक है। महासमंता कह दिया अपने आप को, महामंडलेश्वर कह दिया। महामंडलेश्वर मतलब कि जिसकी पूरे एरिया में जिसकी पूरे एरिया में चलती हो, वो महामंडलेश्वर हो गया, ठीक है। इस तरह से अलग अलग टाइटल ये लोग लेने लग गए, ठीक है। One such instance, okay, and so on. Sometimes they asserted their independence from their overlords. और इसी टाइम में इन लोगों ने अपनी अपनी इंडिपेंडेंस भी गेन करनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि राजा के पास अब उतना लैंड नहीं रहा, राजा ने वो लैंड दे दिया, ठीक है। अब ये क्या किया करते थे, मान लो कोई वीक राजा है, ठीक है, वीक राजा है, तो उससे अपना लैंड मांग लेते थे, बोलते थे भी हमें इंडिपेंडेंट होना है, और ये खुद ज्यादा पावरफुल बन गए। कोई वीक राजा होता था तो वो हार जाता था, वो नहीं रख पाता था इन्हें, ठीक है। One such instance was that the Rashtrakuta in the Deccan, initially they were subordinate to Chalukyas of Karnataka. In the mid-8th century, Dante Durga, a Rashtrakuta chief, overthrew his Chalukya overlord and performed a ritual called Hiranyagarbha. देखो ये एक एग्जाम्पल दिया है कि कैसे डायनेस्टीज ने रूल किया है। एक राष्ट्रकूटा डायनेस्टी है, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का चीफ है दंती दुर्गा, ठीक है। तो दंती दुर्ग ने क्या किया, वो चालुक्य के अंदर जमींदार था, लैंडलॉर्ड था। जो चालुक्य डायनेस्टी थी उसके अंदर वो जमींदार था, लेकिन ऐसा टाइम आया जिसमें कि राष्ट्रकूटा जो थे, मतलब जो दंती दुर्ग था, वो ज्यादा पावरफुल हो गया, और उसने क्या किया, चालुक्य के अगेंस्ट लड़ाई करी और वो जीत गया, ठीक है। और उसने एक रिचुअल परफॉर्म किया जिसको बोल रहे हैं हिरण्यगर्भा, जिसको बोलते हैं हिरण्यगर्भा। अब ये हिरण्यगर्भा होता क्या है, इसका क्या मतलब है, ये है when this ritual was performed with the help of Brahmana, it was thought to lead to the rebirth of the sacrificer as a kshatriya, even he is not one by the birth। जो ये दंती दुर्ग था, ये बाय बर्थ क्षत्रिय नहीं था, ठीक है। हमारे देश में क्या माना जाता है, ब्राह्मणिज्म के अंदर, हिंदुइज्म के अंदर ये माना जाता है ना कि 4 जातियां होती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना। उसमें जो ब्राह्मण होते हैं वो उनको पढ़ाई लिखाई और टीचिंग ऐसे वाले जॉब करने चाहिए, जो क्षत्रिय होते हैं उन्हें किंग बनना चाहिए, यही माना जाता है ना। तो और जो वैश्य होते हैं वो सारे के सारे मर्चेंट, ट्रेडर, ये सारे काम करेंगे, पीजेंट्स होंगे, और जो शूद्र होते हैं उन्हें सर्वेंट बनना है ना। ये एक जनरल वो है कैटेगराइजेशन। अब जो क्षत्रिय नहीं है, ठीक है, जो जन्म से क्षत्रिय नहीं है और राजा बनना चाहता है, तो वो क्या कर रहा है, तो वो ये वाला रिचुअल परफॉर्म किया करता था, हिरण्यगर्भा, जिसकी वजह से उसको क्षत्रिय का स्टेटस मिल जाता था। फिर जब क्षत्रिय का स्टेटस मिल गया तो वो राज कर सकता है ना। तो राज करने के लिए अपना एक तरह से कन्वर्जन, जैसे कि अपना सरनेम चेंज कर लेना, ऐसा कुछ था, ठीक। इन अदर केसेस men from enterprising family use their military skill to carve out their kingdom. For instance, Kadamba Mayur Sharman and the Gurjara Pratihara Harichandra were Brahman who gave up their traditional profession and took to arms, successfully establishing kingdom in Karnataka and Rajasthan. अब ये बता रहे हैं कि कई लोग इंटेलिजेंट इतने हुआ करते थे, कई इतने क्लेवर हुआ करते थे कि वो उनके पास स्किल हुआ करती थी, मतलब राजा बनने की स्किल थी उनके पास अकल थी, जिसकी वजह से मिलिट्री भी थी उनके पास अच्छी खासी, जिसकी वजह से वो जो उनके राजा है उसको जीत सकते थे और अपना राज्य वहां पे स्थापित कर सकते थे।
तो ऐसा एग्जाम्पल एक कदम्बा का दिया है, कदम्बा मयूर शर्मन और गुर्जरा प्रतिहारा हरीशचंद्र। ये जो थे ये एक्चुअली ब्राह्मण थे, ठीक है। तो ब्राह्मणों को तो एक्चुअली पूजा पाठ और ये सब करने का बोला गया है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर भी, जबकि ब्राह्मण लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ नहीं करते हैं ऐसा कुछ माना जाता है, फिर भी इन्होंने लड़ाई करी और जीत गए। ये किंगडम इन कर्नाटका में जीत गए। जो कदम्बा है मयूर शरणमन, इसने तो कर्नाटका में किया, और जो प्रतिहारा हरिचंद्र है उसने राजस्थान में किया ये लड़ाई, ठीक है। और वो जीत गए ब्राह्मण होने के बावजूद, ठीक है। वो खुद से पहले क्षत्रिय नहीं थे। तो इस तरह से हमें एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं अलग अलग। Administration in the kingdom. Many of these new king adopted high sounding title such as महाराजाधिराज। देखो ऐसे ऐसे टाइटल लेते थे ये, इतने बड़े बड़े टाइटल, जैसे महाराजाधिराज मतलब जो राजे हैं उन राजाओं का भी राजा, महाराजाधिराज, ठीक है। त्रिभुवन चक्रवर्तिन, दूसरा टाइटल है त्रिभुवन चक्रवर्तिन, मतलब जो तीनों दुनियाओं का, जो तीन दुनिया है उन तीनों दुनिया का राजा। एंड इसी तरह से और भी बहुत सारे, जैसे विक्रमादित्य है, ऐसे ऐसे टाइटल ये लिया करते थे। However, in spite of such claim, they often shared power with their samantas as well as the association of peasant, trader and brahman। जबकि वो ऐसे इतने हाई साउंडिंग टाइटल गेन कर लिया करते थे, लेकिन फिर भी वो ऑब्वियस है वो अकेले एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं चला सकते। उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए समंतास की, जो उसके मंत्री हैं, उनकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि इतनी बड़ी टेरिटरी को एक बंदा कैसे संभाल सकता है। हम अभी मॉडर्न टाइम में है, इतना कम्युनिकेशन है, सब कुछ है, फिर भी हमारे पास एक यूनियन गवर्नमेंट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, फिर लोकल गवर्नमेंट है, इतने लेवल ऑफ गवर्नमेंट हमारे पास है। तो ये तो पुराने टाइम जहाँ पे बिल्कुल ही कोई कम्युनिकेशन भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, इतना अवेलेबल नहीं था, तो ये अकेले कैसे हैंडल कर पाते हैं। तो इन्हें भी जरूरत थी डिसेंट्रलाइजेशन की। तो इस तरह से ये पावर शेयर किया करते थे समंतास के साथ, ठीक है। In each of these states, resources were obtained from the producer, that is peasants, cattle keeper, artisan, who were often persuaded or compelled to surrender the part of what they produce। अब जो ये peasants या cattle keeper मतलब गाय भैंस रखने वाले peasants, ये जो artisans होते हैं, जो ये चित्रकारी करते हैं, पेंटिंग करते हैं या घड़े बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, जो फार्मिंग के अलावा और जो छोटे मोटे काम होते हैं ना, जो भी करने के, वो करते हैं, कलाकार टाइप लोग होते हैं। तो ये लोग जो है इन लोगों से टैक्स लिया जाता था, एक तरह का रेंट लिया जाता था जबरदस्ती, या उनको परसुएड किया जाता था कि राजा को पे करना है, भाई तुम्हें इतने पैसे देने हैं। तो ये एक रेंट की तरह लिया जाता था। क्यों? क्योंकि राजा बोलता था कि मैं तुम्हें सुरक्षा प्रदान कर रहा हूँ और उस सुरक्षा के बदले में तुम मुझे इतना जो भी टैक्स है वो तुम मुझे दोगे, ठीक है। उसके बदले में, सुरक्षा के बदले में इतना रेंट तुम मुझे दोगे। तो ये दिया करते थे। रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड फ्रॉम द ट्रेडर, और कुछ रेवेन्यू भी कलेक्ट किया जाता था ट्रेडर से। अब 400 टैक्सेस, अब देखो कि कहीं कहीं तो 400 तक टैक्सेस लग रहे थे, मतलब 400 टैक्स, मतलब 1 टैक्स, 2 टैक्स, 3 टैक्स, 4 टैक्स, 400 टैक्स लग रहे थे। द इंस्क्रिप्शन ऑफ चोला हु रूल्ड इन तमिलनाडु रेफर टू मोर देन 400 टर्म्स फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सेस। अलग अलग तरह के 400 तरीके के टैक्स लिखे हुए थे। द मोस्ट फ्रीक्वेंटली मेंशन टैक्स इज वेटी। वेटी का मतलब है टेकन नॉट इन कैश बट इन द फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर। वेटी जो है उसमें क्या करवाएंगे, आप अपने घर के बर्तन मंजवा रहे हो किसी से फ्री में, ठीक है, झाड़ू पोछे लगवा रहे हो, जबरदस्ती फोर्स लेबर करवा रहे हो किसी से बिना पैसे दिए, एक उसको वेटी बोलते हैं। दूसरा है कदमाई। कदमाई मतलब लैंड रिवेन्यू, मतलब आपने जितना भी पैसा कमाया, जो भी लैंड में आपका उपजा है, जो भी फसल उपजी है, आप उस फसल का कुछ हिस्सा दे दोगे। तो ये दूसरा ये हो गया। There were also taxes on thatching the house, the use of ladder to climb palm tree, assess on succession of family property etc। देखो इतनी चीजों पर भी टैक्स लिए जा रहे हैं कि अगर आपको एक ट्री पे चढ़ना है, इस उसके लैडर के थ्रू, सीढ़ी के थ्रू इस ट्री पर चढ़ना है, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। आपको अपनी फैमिली प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम करनी है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। मतलब हर जगह टैक्स पे टैक्स लग रहे थे उनको, ठीक है। तो ये जस्ट एक एग्जांपल है कि पुराने टाइम में भी कैसे टैक्स हुआ करते थे।
These resources were used to finance the king establishment. अच्छा, वो इन टैक्सेस के करता क्या थे? जो राजा है वो ये टैक्सेस को ले लेके करते क्या थे? तो ये रिसोर्सेज जो वो इकट्ठे किया करता था ना, वो अपनी इस्टेब्लिशमेंट, जो किंग का जो इतना बड़ा पैलेस है उसको कैसे चलाएगा, वो इसी के थ्रू चलाएगा जो ये पैसा आ रहा है वहां से, एज वेल एज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल एंड फोर्ट्स, और जो टेम्पल वगैरह बनाने का काम होता था, फोर्ट वगैरह बनाने का काम होता था, उसके लिए भी इन सबको यूज किया करता था। जो ये पैसे थे उसको यूज किया जाता था और किस चीज के लिए? वॉर फाइट करने के लिए, ठीक है, which were in turn expected to lead to the acquisition of wealth in the form of plunder and access to the land as well as trade route. अच्छा, ये प्लंडर को, जो इन्हें प्लंडर मिला करते थे, मतलब जैसे ये किसी लैंड को जीत गए तो उस लैंड पे लूट पाट मचाते थे, तो पूरा उस लैंड से लूट पाट के सारा सामान लेके जाते थे, उस लैंड, उस जगह के वेल्थ को ये यूज किया करते थे फाइट्स में, अपने वॉर, मैक्सिमम उस टाइम पे वॉर ही हुआ करते थे, तो वॉर वगैरह को फाइनेंस करने में इनको हेल्प मिलती थी। The functionary for collecting revenue were generally recruited from influential families. जो रिवेन्यू कलेक्ट करने वाले लोग हुआ करते थे वो नॉर्मली बड़ी बड़ी फैमिलीज से इकट्ठा किए जाते थे, एंड उनकी पोजीशन जो थी वो हेरिडिटरी थी। मतलब अगर मान लो कोई आदमी टैक्स कलेक्ट करता है तो फिर आगे उसका बेटा टैक्स कलेक्ट करेगा, फिर उसका बेटा टैक्स कलेक्ट करेगा। मतलब ऐसे कोई एग्जाम या ऐसा कुछ नहीं होता था, बस ऐसे ही होता था कि इस फैमिली से इस गांव का टैक्स जो है ये बंदा कलेक्ट करेगा, फिर उसके बाद उसका बेटा, फिर उसके बाद उसका बेटा, ऐसे। This was true about the army as well. In many cases, close relative of the king held the position. आर्मी में भी यही हुआ करता था, जो फैमिली के मेंबर हुआ करते थे वो इम्पोर्टेंट पोजीशंस पे रहा करते थे, इम्पोर्टेंट पोजीशन पे फैमिली के लोग रहा करते थे। इवन जो उसके क्लोज रिलेटिव हुआ करते थे या उसके फेवरेट हुआ करते थे, किसके? किंग के फेवरेट हुआ करते थे, वो लोग मतलब मिलिट्री में या जगह पर कहीं पर भी अच्छी अच्छी ऑफिसर की पोजीशंस पर हुआ करते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट ये आप रीड कीजिएगा, अच्छे से रीड कीजिएगा, इस दो ज़्यादा नहीं करवाया मैंने, कमी है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लैंड ग्रांट्स और प्रशस्तिज के बारे में पढ़ेंगे, और इसमें कोई डाउट रहता है तो मुझसे ज़रूर पूछना। थैंक यू सो मच।